नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है और AI से बनाए गए वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने के प्रयास किए जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कृत्य सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में स्थित सभी मंदिर परियोजना संरक्षण का हिस्सा है और घाटों के निर्माण के बाद वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा AI जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत की है। इस ट्रेन का संचालन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच होगा, जो असम के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सीएम ने कहा कि असम की जनता की ओर से पीएम मोदी और रेल मंत्री को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा यह ट्रेन यात्रियों के लिए सुविधा और असम के विकास में सहायक साबित होगी। भारत की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा आज देश का पहले वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का शुरुआत किया। असम के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि पहला जो वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस देश में आज से शुरू हुआ, ये कलकत्ता और गुवाहाटी का बीच में ही चलेगा। ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। ऐसे तो देखा जाए, ऐसे बड़ा जो लॉन्च होते हैं मेट्रोस का बीच में लॉन्च होते हैं और धीरे धीरे गुवाहाटी तक आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज प्रायोरिटी फॉर हिम, ये आज और एक बार उन्होंने दर्शाते हुए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस गुवाहाटी से शुरुआत किया, कलकत्ता गुवाहाटी का बीच में शुरुआत किया। मैं असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूं। हमीरपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूरे हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए की सड़कों की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होगा और विकास को नई गति मिलेगी। मैं तो कल भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिला। मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश की सड़कों की बात की, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें हैं, और मैंने यही अनुरोध किया कि हमें जल्द से जल्द पैसा रिलीज करिए। 2000 करोड़ रुपए की सड़कों की मांग मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से करके आया हूं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 में, ताकि मेरे हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव की सड़कें बने। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सड़कें मात्र 80-85 करोड़ रुपए की बनती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि हम पूरे प्रदेश के लिए आप सड़कों का पैसा जल्द से जल्द रिलीज करें, ताकि आपदा में जो नुकसान हुआ वो भी, और उसके अलावा नई सड़कें बने वो भी, और जो रखरखाव के लिए पैसा है ये भी मिले। तीसरी बात, राज्य की सरकार के पास तो पैसा सड़कों की रिपेयर के लिए भी नहीं लगता है। सड़कों की हालत बहुत खराब है और कहीं ना कहीं स्थिति बहुत
खराब स्थिति में हिमाचल को लेके जाती है। जब पर्यटक आते हैं तो टूटी सड़कें देखते हैं। हालांकि अगर नेशनल हाईवे, नाबार्ड और पीएमजीएसवाई की सड़कें ना हो तो लगता है हिमाचल का सड़क नेटवर्क तो और खराब हो जाएगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा शुरू की है। उन्होंने बताया कि पार्टी सरकार से मांग कर रही है युवाओं को नौकरी दी जाए, वरना 10,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये पदयात्रा 22 जनवरी तक चलेगी और वाराणसी तक जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि इस दौरान युवाओं, बुनकरों, व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, शिक्षा मित्रों और रोजगार सेवकों के न्याय के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज पदयात्रा का दूसरा दिन है और कल 16 जनवरी से मिर्जापुर की धरती से, मिर्जापुर जिसका नाम आपने फिल्मों की सीरीज में सुना होगा, फसाद के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, लेकिन उस मिर्जापुर से हम लोगों ने कल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से पदयात्रा निकाली है रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। और हमने नारा दिया है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कि 18 साल से ऊपर के जो भी नौजवान हैं उनको योगी जी की सरकार रोजगार दे, वरना 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रति माह दे। और इस नारे के साथ, इस मांग के साथ हम लोग ये पदयात्रा दूसरे दिन लेकर मिर्जापुर के ही क्षेत्र में अभी हैं। इसके आगे बनारस का इलाका पड़ेगा। ये पदयात्रा निरंतर 22 जनवरी तक चलेगी। और हमने जब कहा है रोजगार दो वरना 10,000 दो, ये ऐसे मुफ्त में भी नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं नौजवानों को जब आप 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे तो बदले में 2 घंटे प्रतिदिन वो सरकारी कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इस मांग के साथ आप लोग आइए, जुड़िए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। हम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुनकरों की, हम बात कर रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों की, हम बात कर रहे हैं रोजगार सेवकों की, आशा बहुओं की, शिक्षा मित्रों की, जिनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है उनकी भी मांग उठा रहे हैं, और जिनके रोजगार को छीना जा रहा है उनकी भी मांग उठा रहे हैं। रोजगार के बगैर आपका भविष्य नहीं है, रोजगार के बगैर उत्तर प्रदेश आगे नहीं। इधर महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में 26 नगर निगमों में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने दावा किया कि 30 साल बाद मुंबई में भाजपा की शानदार विजय हुई है। साथ ही पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में भी गठबंधन को सफलता मिली है। उन्होंने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर सवाल उठाते हुए कहा, जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। रविशंकर प्रसाद ने इस जीत को पीएम नरेंद्र मोदी के सुशासन और देवेंद्र फडणवीस के कार्यों का परिणाम बताया है। पूरे महाराष्ट्र में नगर निगम की 26 इकाइयों पर शहरों में भाजपा और शिवसेना की युति एनडीए की जीती है। 30 साल के बाद मुंबई में शानदार विजय हुई है, पुणे में हुई है, नागपुर में हुई है। जितने बड़े शहर हैं सब पर जीते। कहां है कांग्रेस पार्टी, कहां गई शिवसेना ठाकरे साहब की? आपने ठाकरे साहब के सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया। ये पूरी जीत नरेंद्र मोदी के सुशासन, देवेंद्र फडणवीस के काम, और अब तो ट्रिपल इंजन सरकार चलेगी महाराष्ट्र। तो जनता उस पर विश्वास करती है और हल्के भाषण, गाली गलौज, पत्थरबाजी पर विश्वास नहीं करती है। यह है सबसे बड़ा संदेश। लेकिन मैं राहुल गांधी को भी खोज रहा था, कहीं बोले हैं क्या, कुछ दिखाई नहीं पड़े। हाँ, तो वो जानते हैं कि क्या हो बिहार, क्या हो पूरे महाराष्ट्र के नगर निगम, मुंबई नगर निगम, बृहत महानगर निगम, और अब बंगाल, सब जगह जीतेंगे। पंचकुला पीसीसीआई की वार्षिक आम सभा सेक्टर 5 स्थित रबाब में भव्य आयोजन के साथ संपन्न हो गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसीआई चेयरमैन अरुण गुरुवर ने की। मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योगों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया और पीसीसीआई द्वारा रखी गई
मांगों को पीएम मोदी और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी आश्वासन दिया है। कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर एनुअल मीटिंग भी हुई है। किस तरह से देखते हैं आपका पिछले साल का और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हमने आज यही चीज बताई है कि पंचकूला के अंदर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये एक बिल्कुल यूनिक एसोसिएशन है जहां पे सारी 450 इंडस्ट्रीज का एक ही सोच है कि कैसे हम लोग ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, कैसे इंडस्ट्री की कामयाबी करें, कैसे एक दूसरे की मदद करें। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में खींचतान रहती है, पर पंचकुला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एक ऐसी अकेली संस्था है जहां पे सब लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार है। अराउंड 3 लाख लोगों को रोजगार इस समय पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री ने दिया हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया हर महीने प्रोविडेंट फंड का जमा होता है, 3 करोड़ रुपए हर महीने ESC का जमा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी पंचकुला के इंडस्ट्रीज की, एंटरप्रेन्योर्स की मैं समझता हूँ योगदान है कि वो नेशन बिल्डिंग के अंदर सारी यंग टीम पूरी मेहनत मशक्कत से काम कर रही है। तो पूरी हरियाणा सरकार जैसे कि यहाँ पर लोग गणमान्य लोग आए थे, तो हरियाणा सरकार के सपोर्ट को कैसे देखते हैं आपको इस इंडस्ट्री को लेकर और बिजनेस को लेकर? सबसे बड़ी चीज है आज के दिन हमारे बीच में माननीय श्री कृष्ण बेदी जी, हरियाणा जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो थे, राज्यसभा मेंबर सांसद जो हैं रेखा शर्मा जी थे, एक्स स्पीकर विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, ऑलमोस्ट सारे सीनियर लोग थे और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि कभी भी सरकार से कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, पॉलिसी में चेंज चाहिए तो वो हम आपको देंगे। और हमने अपनी डिमांड भी नहीं, हमारे ग्रोवर साहब और उनकी टीम जो पंचकुला की केवल एक औद्योगिक इकाई का ये नेतृत्व नहीं कर रहे, पंचकुला की इकोनॉमी को और हरियाणा की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा मिल सके, एक नई सोच को लेकर चले हैं। मैं सारी टीम को अपनी ओर से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी की ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है आज की इस कार्यक्रम में हमारी बड़ी बहन राज्यसभा की लोकप्रिय सांसद और पंचकुला के जिन्होंने लंबे समय तक नेतृत्व किया, बहन रेखा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन और डोनेशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से नियमबद्ध है और डोनेशन लेने देने में दोनों दोषी हैं। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आम जनता की पार्टी है, जबकि कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी इजहार की। देखिए, चूंकि कुत्ते पकड़ने का काम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, लेकिन अब चूंकि सरकार का मैं भी मंत्री हूं तो मेरी भी बराबर की जिम्मेदारी है कि उससे हम निपटें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नगर निगम और स्थानीय निकाय उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन यदि कुत्ता काटते हैं तो पहले होता था कि उसके दवाई नहीं है, उसके इंजेक्शन नहीं है। अब हर जगह पर्याप्त मात्रा में हम इस बात को सुनिश्चित किए हैं कि जो सर्पदंश और कुत्ते काटने की दवाइयां पर्याप्त उपलब्ध रहे। मुंबई नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शिवसेना का किला भेद कर जीत हासिल की है। इस पर संजय राउत ने कहा, भाजपा जयचंद पैदा करके चुनाव जीतती है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया इस पर और कहा कि भाजपा की जीत नरेंद्र मोदी के विकास और जनता के विश्वास का परिणाम है। विज ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा, कहा ये पार्टी लापता और लोगों के भावनाओं के साथ खेलती है। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लगाए गए गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र के बोर्ड पर उन्होंने कहा कि बेहद निंदनीय है और आस्था के केंद्र पर किसी तरह का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरियाणा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। और अब बीएमसी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। क्योंकि
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणाओं की, झूठे वादों की राजनीति थी, उससे हटकर देश में जो विकास की राजनीति शुरू की है, ये जनता ने उसका जो है असर दिखाया है। कहीं भी जब चुनाव होंगे, अब जहाँ पर चुनाव होंगे, उन सब पार्टियों के जो चुनावी कार्यालय हैं वो बंद होते जा रहे हैं। अब खबर हरियाणा के अंबाला से है। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीबीजी रामजी योजना को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस योजना में पहले भ्रष्टाचार और खामियां थी, जिन्हें भाजपा ने सुधार कर दुरुस्त किया है। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अब योजना के तहत काम ग्राम पंचायत तय करेगी और मजदूरों को भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस इस कानून में कोई खामियां नहीं बता पा रही, उनका काम बस विरोध करना था। देखिए, अभी सरकार एक नई योजना, जो पुरानी योजना थी उसमें सुधार करके एक नई योजना बीबीजी रामजी लेके आई है। ये योजना पहले भी थी, पहले नरेगा के रूप में थी, उससे बाद मनरेगा के रूप में थी। और ऐसा नहीं कि जनहित की कोई योजना ये अभी चली या कांग्रेस ने शुरू करी। उससे पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी, आपके ध्यान होगा कि काम के बदले अनाज एक योजना चली थी। उससे पहले भी ऐसी योजनाएं, सरकारों की ड्यूटी है कि भाई गरीब आदमी के कल्याण के लिए कुछ काम किया जाए, तो सरकार इस प्रकार के काम करती है। हमारे से पहले कांग्रेस भी एक योजना लेके आई थी, लेकिन उस योजना में कुछ खामियां थी। कोई ऐसा नहीं है कि खामियां मैं कहने लग रहा है इसके लिए खामियां थी। अब उनकी पार्टी के भी जो वित्त मंत्री थे, चिदम्बरम जी थे, उन्होंने भी कहा कि भी इसमें खामियां हैं। जयराम जी ने भी कहा, शरद पवार ने भी कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी हम देख रहे थे कि दिक्कत थी। सरपंचों को भी अगर काम करवाना था तो उसमें एक तो काम बहुत कम थे, तो जब हम काम लेके जाते थे बोले ये तो कर नहीं सकते, बोले ये भी नहीं कर सकते। अब एक काम है, ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भी उसमें कुछ खामियां थी। दूसरा भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि ऐसा नहीं, मैं कोई वो नहीं आरोप लगा रहा, लेकिन कोई भी नियम हम लेके आएंगे तो कुछ खामियां रह जाती हैं उसमें कहीं ना। तो उसमें भ्रष्टाचार का भी था। अभी भी क्या आया कि 58 जिलों में जो उसकी पूरी समीक्षा आई तो 301 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार सामने आने लगे। तो ऐसी खामियां थी। दूसरी बात, पैसे की भी कमी थी। हरियाणा के कैथल से खबर है, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी ने बीबीजी रामजी योजना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मनरेगा में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास, भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार और गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। भाजपा का कहना है कि इस योजना से गरीबी घट रही है और गांव की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कैथल में भाजपा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास तोड़ कार्य हो रहे हैं और नए जो भी कार्य हो रहे हैं वो सभी धरातल पे उतारने का भी काम कर रहे हैं। तो हम कभी हर महीने नई योजनाएं आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 संसद में पारित हुआ है। तो उसको लेकर भी एक नई योजना आई है। उसमें जैसे कि मजदूर वर्ग हैं, उनको पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, तो अब 125 दिन का वो कर दिया गया है। तो उसमें हमें अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बनेगी और लोगों को, गरीब लोगों को जो रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, अभी एक नई योजना आई है और उसमें सबसे जो गलियां बनेंगी विकसित भारत के तहत, तो सबसे ज़्यादा गलियां हमारे यहाँ पे कैथल की योजनाओं में आई है, तो वो बनेंगी। जी बिल्कुल, संगठन के लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य करती रहती है और संगठन का विकास संगठन हमारे जो भारत। धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन के खिलाफ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
डीएसटी, थाना सदर निहालगंज और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। सूचना के आधार पर चंपल नदी के घाटों और कच्चे रास्तों पर घेराबंदी की गई, जिससे बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान माफिया वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने साफ किया है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में लगातार जो चंबल बजरी खनन है उसके ऊपर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कल एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर वैभव और साथ में सीओ सिटी ऑपरेशन और आरपीएस प्रोबेशनर राहुल के नेतृत्व में एक टीम को अर्ली मॉर्निंग भेजा गया, जिसमें जो डीएसटी टीम है विशेषतः उसके द्वारा और साथ में एसएचओ कोतवाली, निहालगंज और सदर के द्वारा खनन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 बजरी से भरे हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो जब्त किए गए हैं। विशेषतः जो अभी जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है वो चंबल के घाटों में घेड़ भमरोली से जो छिपकर बजरी परिवहन ये कर रहे थे, वहाँ पर दबिश देकर जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही कुछ समय पहले आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य स्रोतों से भी हमारे पास जानकारी आई थी कि भूरा खेड़ा के रास्ते से भी घेड़ भमरोली वाला जो घाट है वहाँ से कुछ लोग बजरी परिवहन कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रामीणों की मांग के अनुसार हमारे द्वारा एक चेक पोस्ट भी जो है 24 घंटे वो स्थापित की गई है, जो निरंतर प्रवेश जो सिटी की तरफ जो भी खनन करने के ट्रैक्टर भागते हुए आते हैं उन पर रोक लगा सकें। तो इसके लिए जो डीएसटी टीम है वो उसका विशेष जो योगदान है आसूचना संकलन में उनका रहा है। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2025 में 2024 की तुलना में करीब 32% अधिक जो है हमने खनन के विरुद्ध जो है कार्रवाइयाँ इसमें की हैं, जिसमें आप लोग देखोगे कि करीब 414 प्रकरण हमने जो है वो बनाए। उससे पिछले वर्ष जो है 314 के आसपास प्रकरण थे। तो हमारा एक मैसेज हम दोबारा से जिला पुलिस की तरफ से देना चाह रहे हैं कि बजरी खनन में किसी की भी मिलीभगत हो या कोई भी उसको करना चाह रहा हो, उसको हमारी धरपकड़ और जो रोकथाम के अभियान है उससे हम उनकी जो मंशाएं हैं उनको नेस्तनाबूद कर देंगे और किसी भी सूरत में अवैध जो खनन है उसको नहीं चलने दिया जाएगा। हरियाणा के अंबाला कैंट से खबर है, जहां बीती 18 दिसंबर को सुनार की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी यूपी के रहने वाले हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहकर भीख मांगने और सामान बेचने की आड़ में चोरी की वारदात करते थे। पुलिस ने उनसे 8 किलो चांदी भी बरामद की है। शेष सामान की बरामदगी के लिए उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में यूपी के एसओजी और 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। विगत दिनों में 18 दिसंबर को एक हमारे स्वर्णकार के दुकान की दीवार को तोड़कर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई थी और उस दुकान से काफी मात्रा में चांदी और सोनार की दुकान से ले गई थी। एसपी साहब के दिशा निर्देश में और डिप्टी साहब के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया था। उस पर कार्रवाई करते हुए अंबाला कैंट सदर पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग को के 5 आदमियों को दबोचा गया, जिनसे हमारी चोरी की हुई 8 किलो चांदी, 1 नाजायज पिस्टल व 2 जिंदा राउंड उनसे बरामद किए गए। कहाँ के रहने वाले? ये जो है शाहजहानपुर यूपी के रहने वाले हैं और इन्होंने एक और बात का खुलासा हुआ कि बराड़ा के अंदर भी करीब 1-1.5 महीना पहले ऐसी ही चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया हुआ है। सभी पुरुष नहीं, अभी तो अब खबर जयपुर से है, जहां आरसीसी श्योपुर रोटरी क्लब की ओर से हर साल की तरह इस साल भी छात्र छात्राओं को ऊनी जर्सी का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम आज 17 जनवरी को सुबह 10 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी विहार सिद्धार्थ होटल के पास एयरपोर्ट के सामने आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आरसीसी के अध्यक्ष सुरेश पाटनी, वार्ड 102 के वर्तमान पार्षद महेंद्र कुमार शर्मा, प्रतापनगर रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कोठारी, सचिव राम अवतार व्यास के साथ कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे।
इधर जयपुर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से खबर है, जहां बीती 16 जनवरी की रात हस्तेड़ा के पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट और लूट की घटना का पुलिस ने मात्र 4 घंटे में खुलासा कर दिया है। आरोपी कानाराम, जो 1 साल पहले पंप पर बिजली फिटिंग का काम कर चुका था, सीसीटीवी और बिजली की स्थिति का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे रहा था। उसने कर्मचारी संदीप कुमार को घायल किया और 10,000 रुपए के साथ अन्य सामान भी लूट लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है और जांच जारी है। इस सफलता में गोविंदगढ़ पुलिस टीम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय की सक्रिय भूमिका रही। राजस्थान के हनुमानगढ़ के संग्रिया से खबर है, जहां इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। एसपी हरिशंकर के निर्देशन में डीएसटी, एजीटीएफ टीम और संग्रिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश को दबोचा गया। बदमाश ने अचानक पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल को पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। रायपुर के टाटीबंद इलाके में एक दुखद हादसा सामने आया, जहां घर में लगे रूम हीटर से आग लगने के कारण 70 साल का एक व्यक्ति जिंदा जल गया। घटना के समय घर में ताला लगा हुआ था, क्योंकि उनका बेटा बाहर सामान लेने गया था। वृद्ध ने मदद के लिए चीखा चिल्लाया, अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने आप को बचा नहीं पाया। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।